Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are formally starting our today's session, and in today's session we are expected to discuss about various sections of the Sindh Factories Act 2015. ओके अच्छा एक जनरल ओवरव्यू के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी कल नहीं परसों मैंने बनाई थी लेकिन सुबह ही मुझे पता चला कि प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुई थी तो मैंने सुबह उसे अपलोड किया एलएमएस से भी लिंक दे दिया तो यकीनन आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी होगी तो इसलिए फॉरगेट अबाउट दिस एक चीज आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि ये यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 आपके एलएमएस से भी मैंने यही डॉक्यूमेंट शेयर किया है सेमेस्टर के शुरू में जब आप लोगों से शेयर करता कोर्स आउटलाइन वहां लिखा हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट 1934 ये क्या प्रॉब्लम है इसको आप थोड़ा मुझे हेल्प आउट करेंगे क्या है क्या हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं क्या सिलसिला है कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है वी हैव टू स्टडी द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 एंड एट द मोमेंट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 आपके क्या कमेंट है सर मुझे लगता है कि हमारे जो 1934 को वो जो एक्ट है उसको रिवाइज कराया गया है और ये वाले एक्ट के अंदर जो है क्या नाम है अभी जो 2015 में कराया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशंस चेंज भी हैं और मतलब कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाई गई है तो उसको इम्प्रूव करके जैसे हमारे एक्ट जो नया बनाया गया है क्योंकि वो उस टाइम पे जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस हवाले से बना हुआ था और अभी ये इसको डिफरेंट करके बनाया गया है थोड़ा सा। अच्छा जो आप कह रही हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स हैं इम्प्रूवमेंट है ये बात तो ठीक है मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कोर्स आउटलाइन में 1934 लिखा हुआ है यहाँ पर 2015 है हम 2015 का एक्ट क्यों पढ़े 34 का एक्ट क्यों नहीं पढ़े क्या वो एक्ट खत्म कर दिया आपके कहने का मतलब ये है जो मैं समझाऊं आप ये कह रहे हैं कि 34 के एक्ट को इम्प्रूव कर दिया है नाउ द ओल्डर एक्ट इज नो मोर ऐसा ही कुछ कहना चाह रही हैं क्या पुराना एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता सर मैं ये तो है कि पुराना एक्ट एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन ये वाले मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर शायद इम्प्रूवमेंट अभी जो ये सिंध में जो चीज़ फ़ॉलो हो रही है, वो ये चीज़ फ़ॉलो हो रही है। और ठीक है वो वाली जो चीज़ है, वो जो है और बाकी जगहों पे भी फ़ॉलो हो रही होगी, लेकिन सिंध के अंदर जो है, वो बेसिकली ये वाली चीज़ फ़ॉलो हो रही है, तभी हम लोग 2015 सिंध एक्ट उससे कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है मतलब ये आपने अपना ओपिनियन शेयर किया है बेखौफी के साथ अच्छी बात है आपने अपना ओपिनियन शेयर किया है कोई और इसे इसमें ऐड करना चाहेगा आप में से कोई और पार्टिसिपेंट आमना की बात में मजीद कुछ एडिशन करना चाहेगा किसी को तो कुछ बोलना पड़ेगा ना वरना फिर रैंडमली नाम कॉल करूंगा फिर नाम कॉल करूंगा रिकॉर्डेड सेशन है ठीक है युसरा करीम युसरा करीम आपका कोई ओपिनियन जो सवाल मैंने पूछा देखिए जवाब नहीं आएगा जिसका मैं नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब बंदा नहीं होगा मुझे निकालना पड़ेगा ठीक है साथ साथ में टाइप कर दिया देखो टाइप नहीं करो ठीक है यूसरा आप प्रेजेंट है सर टाइप मत करें भूलें ताकि ये चीज़ क्लियर हो ठीक है कौन बोल रहे थे कंटिन्यू कीजिए प्लीज सर ये वैसे आमना ने जो बात बोली है सर यही लगता है कि मतलब पहले होगा लेकिन अब जब उसमें सब अमेंडमेंट हुई या जो भी चेंजेस हुए तो इससे हम फिर रिसेंट पढ़ रहे होंगे अब सर ये तो नहीं पता कि वो 1934 का एग्जिस्ट करता है या नहीं ये नहीं मालूम लेकिन और ना आइडिया है इस बात का लेकिन ये है कि रिसेंट यही होगा ठीक है अच्छा चले मैं इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आई कैन नॉट रिकॉल द प्रीवियस सेशन एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये बात हमने डिस्कस की थी अच्छा अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं देखें आप लोगों को अब अच्छे खासा एक्ट पढ़ना आ गया है जब भी आप एक्ट पढ़ रहे होते तो आपको पता है जहाँ पर स्टार्ट में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट डेट वगैरह लिखी हुई थी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेक्शन 1 में इस तरीके की चीजें लिखी होती है ना तो इस पूरे एक्ट में कहीं ना कहीं रिपील एंड सेविंग का सेक्शन जरूर होता है ये भी आप लोगों को पता है
ड्रैप एक्ट में आप लोगों ने देखा था, फार्मेसी एक्ट में आप लोगों ने देखा था, वहाँ पे कोई ऑर्डिनेंस रिपील हो रहा था। तो हमें सिंपल जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या पुराना एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इस एक्ट की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए तो आप प्रीएम्बल देखते हैं। ठीक है, ये प्रीएम्बल आप पढ़ते हैं। पुराना एक्ट कोई ख़त्म किया है या नहीं किया, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिपील एंड सेविंग में। तो मैं रिपील में ढूंढता हूँ, रिपील एंड सेविंग में हम जाते हैं। जब हम रिपील एंड सेविंग में गए, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? ठीक है, दिस इज सेक्शन 114, सेक्शन 114 सबसेक्शन 1। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को अगर आप लोग पढ़ें, देख सकते हैं ना आप लोग आसानी से इस टेक्स्ट को, जो मैंने हाईलाइट किया है टेक्स्ट। द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 hereinafter referred to as the repealed act in its application to the province of Sindh is hereby repealed। तो अब जो बात आमना ने या मुहिब ने कही थी, इसको यहाँ पर जरा रिफाइंड फॉर्म में लिख दिया गया है और जरा एविडेंस के साथ है, क्योंकि जो बात आप लोग कर रहे थे वो आपका ओपिनियन था, ठीक था वो ओपिनियन, लेकिन एविडेंस नहीं था। एविडेंस यहाँ पर मौजूद है। फैक्ट्री चेक 1934 कम से कम सिंध में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, अब सिंध में जब एप्लीकेबल नहीं है, उसकी जगह कौन सा एक्ट है? फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की जगह सिंध में अब एग्जिस्ट करता है द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015। इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। अब कोर्स आउटलाइन में 34 क्यों लिखा हुआ है, 2015 क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसका सादा सा आंसर है कि जो कोर्स आउटलाइन आपके पास है, ये अप्रूव हुई थी 2013 में। 2013 में 2015 का एक्ट नहीं आया था। सिमिलरली हम सिंध की बात कर रहे हैं, पंजाब में भी इसी तरह फैक्ट्रीज एक्ट है, इसी तरह शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस है, वो वेस्ट पाकिस्तान का था। 2015 में सिंध में भी और पंजाब में भी, इन दोनों प्रोविंस से अपने क्योंकि ये 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस का मामला है, तो इन दोनों प्रोविंसेस ने अपने लेवल पर ये एक्ट्स अपनी असेंबली से अप्रूव करा दिए। तो आज की तारीख में सिंध में ये एक्ट एप्लीकेबल है। अभी जैसे आमना भी ने भी कहा था कि डेफिनेशन अपडेट हुई है, यकीनन अब डेफिनेशन अपडेट हो गई हैं। कुछ चीज़ें वक्त बदलते हालात के साथ वक्त की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इम्प्रूव की गई हैं, खासतौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी के एस्पेक्ट में। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को देखते हुए आएंगे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने कम से कम इतना डिस्कस किया था कि फैक्ट्री क्या चीज़ है और वर्कर किसे कहते हैं। ये बातें हमने डिस्कस की थी, बहुत ब्रीफली की थी, बहुत ब्रीफली की थी, टाइम कम था, लेकिन हमने ये चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेफिनेशंस अब आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सिर्फ हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, व्हाट इज फैक्ट्री। फैक्ट्री में हम सब ये बात कर रहे हैं कि हर उस प्रेमिसेस को बोल रहे हैं जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और पिछले 12 महीने में से किसी एक दिन भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट किया गया हो और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पावर का इस्तेमाल हो, किसी पावर का इस्तेमाल हो, हाथ से कोई काम ना किया गया हो। मतलब अगर कोई कपड़े पे कढ़ाई हो रही है तो फिर आप यही कहेंगे कि इसमें पावर तो इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन अगर किसी कपड़े पे डिजाइनिंग हो रही है, पीको वगैरह का काम हो रहा है, उसमें पावर इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल हो रही है। फिर आप ये देखेंगे कि जो पीको की दुकान है, क्या वो फैक्ट्री हो सकती है? आप कंडीशन देखते हैं कि पावर इस्तेमाल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि पीको का जो काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है या नहीं आता। इसके लिए क्या करेंगे हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपकी नॉलेज क्या कहती है कि पीको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? कोई तो कमेंट आना चाहिए ना। आप डेफिनेशन में ही ढूंढोगे ना कि सर मैन्युफैक्चरिंग। मेरे ख्याल से शायद नहीं। नहीं, आप इससे पहले हम ढूंढेंगे ना कहाँ हम, हाँ, जैसा आप कह रही हैं नहीं, या आप में ओके से सर। कोई कहेगा कि यस, तो उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए कि किस बेसिस पे कहा है। तो जब भी हम इस जैसे भी, एक्चुअल सवाल क्या है, सवाल ये है कि विद द एड ऑफ पावर, ठीक है, हमने कहा कि पीको की जो दुकान होती है क्या उसे फैक्ट्री बोलेंगे? हमने कहा कि पावर तो इस्तेमाल हो रही है, एक कंडीशन पूरी हो गई। और हमने कहा है कि किसी बिल्डिंग में पिछले 12 महीने में से एक दफा 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल रहे हों। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो, ठीक है, प्रीमिसेस तो है, क्या पीको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है? और हम देखते हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अब आप क्लॉज एच देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास आ गया।
अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप देख रहे हैं फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, पी को ऑर्नामेंटिंग में आ जाएगा। फिनिशिंग के एस्पेक्ट से आप ले जाएं, और ट्रीटिंग एनी आर्टिकल, दुपट्टा आर्टिकल की कैटेगरी में ले जाओगे और उसे फिर आप सेल कर रहे हैं, उस सर्विस को सेल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो आ रही है। अब बाकी कंडीशंस को देखते हैं, अब ज़हन में रखें, पीको की दुकान को कंसिडर करें कि क्या उसे आप फैक्ट्री के तौर पर लेकर जाएंगे, नहीं जाएंगे। पावर इस्तेमाल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पिछले 12 महीने में से एक दिन भी काम हुआ है, 10 से ज़्यादा वर्कर। अब 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर की बात आ रही है। अब ये देखा जाएगा कि वर्कर्स कितने हैं वहाँ। अगर वर्कर 10 से कम है तो वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी, 10 से ज़्यादा वर्कर हैं और एक जैसे ही काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री की डेफिनेशन पर शायद वो पूरा उतरे। ठीक है, इसी तरीके से सर मुख्तलिफ जी जी सॉरी सर डिस्पेंसरीज भी इसी के इससे हम कंपेयर कर सकते हैं या नहीं? देखिए उसमें बात सारी आएगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप किसे कह रहे हैं उसे हम देख रहे हैं। अब जिस चीज़ को भी जैसे आपने डिस्पेंसरी की बात की, डिस्पेंसरी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इनमें से किसी चीज़ पर आ रहा है, मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग और पैकिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी। क्या ये इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि देखें जनरली क्लिनिक्स की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, मैरिज हॉल्स, पेट्रोल पंप्स, इस तरह की चीज़ें, इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें फैक्ट्री में नहीं आएंगी। ये चीज़ें हम देखेंगे शायद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में कवर होती हों। तो जनरली जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्या डिस्पेंसरी फैक्ट्री की कैटेगरी में आएगी, नो। लेकिन जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेडिसिन की, ड्रग्स की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आप उसे सेल करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो ठीक है, फिर वो फैक्ट्री कहलाएगी। वरना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो आप लोगों ने भी लैब में बनाया होगा या बनाएंगे। इसी तरीके से अब जब वो आपने एक प्रॉपर ड्रग आपने बना ली है, लेकिन उसे आप ना आप सेल करना चाह रहे थे, ना ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे थे, ना डिलीवर करना चाह रहे थे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कहलाएगा तो फिर आपकी लैब फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। ओके ठीक सर। ठीक। अच्छा, ये बात थी फैक्ट्री की, क्योंकि लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रीफली ही रख रहा हूँ। इसके साथ साथ फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी कवर किया था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक तो ये एस्पेक्ट हमने कवर किया, इस एस्पेक्ट को कवर करने के बाद फिर हमने कहा कि ऑयल की पंपिंग हो रही है, वाटर की या सीवरेज का पानी है, इसको निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी शामिल हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ट्रांसमिटिंग, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, सारे जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो भी इसी के अंदर अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद फिर एक डेफिनेशन आती है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दैट, वो है वर्कर। वर्कर की डेफिनेशन आप देखें, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। वर्कर में बस आप ये कर लें कि हर वो बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो प्रेजेंट हो, उसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लिखा है कि हाँ अब ये हमारा वर्कर है, सॉरी नॉट वर्कर, ये पर्सन, ये बंदा इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसे क्लीनिंग के लिए काम कर रहा है। कोई टेक्नीशियन हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कोई बंदा हो सकता है, इवन क्लीनिंग स्टाफ का कोई बंदा हो सकता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनरी इस्तेमाल उसी क्लीनिंग में या उसके ऑपरेशन में जो भी इन्वॉल्व हो रहा हो तो उसे आप वर्कर कहेंगे। ठीक है, फोकस है वर्कर का। जो पुराना एक्ट था 1934 का, उसमें क्लेरिकल स्टाफ को एक्सक्लूड किया हुआ था, लेकिन इस एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में, क्लेरिकल स्टाफ जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम कर रहा है उसे भी आप वर्कर कह रहे हैं। ठीक, अब जब क्लेरिकल स्टाफ है तो अब एक ही सवाल आता है कि क्या उधर एरिया में मौजूद सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लोग, क्या वो भी वर्कर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? आप लोग का क्या ओपिनियन है? Now I'm talking about I'm talking about directly supervisors, area in charge, production in charge. सर मुझे लगता है कि मुझे जो ये चीज़ याद आ रही है, आपने ये बात बताई थी कि जो लोग जो हैं वर्कर उन्हें कहा जाएगा जो लोग जो है डायरेक्टली मशीन के ऊपर कोई काम कर रहे हो, जो ठीक है, मशीन से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो उनको जो है हम वर्कर की कैटेगरी में लेकर आएंगे। जो उनको सुपरवाइज कर रहे हो वो लोग वर्कर के उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा,
जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे। हम फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 भी देख रहे थे और उसके साथ-साथ सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 भी देख रहे थे। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है जो कि आपने भी बयान की है। सिर्फ़ वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें ही हम वर्कर कहेंगे। लेकिन अब जब हम ये सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्लेरिकल स्टाफ को इंक्लूड किया है। वहाँ पर वर्डिंग है नॉट इंक्लूडिंग। तो अभी हम चूँकि इस एक्ट को पढ़े हैं और यही लॉ ऑफ लैंड है, वो तो अब रिपील हो गया ना, तो हम इसी को मानेंगे। क्लेरिकल स्टाफ इसमें सुपरवाइजर्स भी अब शामिल होंगे। लेकिन एक्सक्लूड क्या कर दिया? डज़ नॉट इंक्लूड, मतलब ये एक्सक्लूजन्स हैं। ऑक्यूपायर एंड मैनेजर हैविंग द हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी। एरिया को सुपरवाइजर से आप लोग अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएँगे, आप लोग जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जॉइन करेंगे तो आप नॉर्मली सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन होती है, आप एरिया को सुपरवाइज करते हैं, किसी प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं। लेकिन आपके पास हायरिंग और फायरिंग की अथॉरिटी नहीं है, आप किसी वर्कर को भी आप फायर नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यू मे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द वर्कर। ठीक है? अगर तो अ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एरिया से हट के आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वगैरह की तरफ है, उस प्रेमिसेस से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, या आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है जिसकी बिल्डिंग अलग है मैन्युफैक्चरिंग एरिया से, तो शायद आप वर्कर की कैटेगरी में ना हो। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है तो शायद आप वर्कर की कैटेगरी में। लेकिन ये चीज़ें फिर रजिस्टर में को देखना पड़ेगा कि जो वर्कर का रजिस्टर है, इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि वर्कर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें आपका नाम कहाँ शामिल किया गया है। तो आपको एज अ एम्प्लॉय दोनों एक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आप पर वर्कर की कैटेगरी अप्लाई हो रही है, नॉर्मली अप्लाई नहीं होती है, एम्प्लॉय की कैटेगरी अप्लाई होती है। दोनों में से जो भी कैटेगरी अप्लाई हो रही होगी आप लोगों पर, उसे देखना पड़ेगा। आपको दोनों एक्ट्स पढ़ने हैं, दोनों एक्ट्स प्रॉपर्ली पढ़ने हैं ताकि अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अच्छा, फैक्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी, वर्कर की डेफिनेशन देखी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन देख ली। इसी तरीके से मुझे याद पड़ रहा है डे और वीक की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत एज़ सच है नहीं। 2 से 3 डेफिनेशंस आप लोग और देख लें। एज ब्रैकेट के लिहाज से वर्कर की जो कैटेगरीज़ हैं, ये देखें 3 डेफिनेशंस आपके सामने आ रही हैं। चाइल्ड से शुरू करते हैं। चाइल्ड चाइल्ड जिसकी एज लेस देन 14 इयर्स है, जिसने अपने 14 इयर्स पूरे नहीं किए हैं, उसे आप चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है? ये लॉ ऑफ लैंड है सिंध में। एडल्ट आप किसे कहेंगे? जिसके 18 साल पूरे हुए हैं और 14 इयर्स से ज़्यादा एज है और 18 ईयर से कम है। देखें, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 14th ईयर बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर, इस कैटेगरी को आप बोलेंगे एडोलेसेंट। जो पुराना एक्ट है वहाँ पर यंग पर्सन की टर्म इस्तेमाल हो रही थी। शायद शॉप इन एस्टैब्लिश में यंग पर्सन की डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है। तो बहरहाल आप एज ब्रैकेट के लिहाज से 3 कैटेगरीज हैं, चाइल्ड, एडल्ट और एडोलेसेंट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज़हन में रखनी है, बस आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखिएगा 14 और 18, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू ज़हन में रखें, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेस देन 14 चाइल्ड, ग्रेटर देन 18 एडल्ट, इन बिटवीन एडोलेसेंट। 14 और 18 याद रखें, तीनों डेफिनेशंस आप किसी भी तरीके से पूछी जाएं, आप लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन इस हवाले से? नो सर। ठीक है, देखें सर कोशिश वो जो करें। आपने जी क्वेश्चन किया था दुपट्टा पीको की दुकान वाला, जी, तो सर उसको फिर हम इंक्लूड करेंगे फैक्ट्री में? फैक्ट्री में देखें ना, फिर उसमें जो कैटेगरीज आ रही थी 3 से 4 एस्पेक्ट्स थे। पावर इस्तेमाल हो रही है, यस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यस। सर 10 से ज़्यादा वर्कर हैं, ये देखना पड़ेगा। पिछले 12 महीने में एक दिन काम हुआ, यकीनन जब आप काम कराने जा रहे हैं तो पिछले 12 महीने में से आज का दिन काउंट हो ही जाएगा ना, वो भी हो रहा है। 10 वर्कर या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं यानी ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिएगा कि इन शॉप्स पे इतने ठीक ज़्यादा सर। वर्कर्स नहीं बिठाए जाते। एक्सक्यूज मी सर। जी यस सर। सर तो ये जैसे तैयबा ने शायद सर शॉप के बारे में ही पूछा है ना, तो सर अब ये एक चीज़ अब ज़हन में आ रही है कि अगर मतलब मिसाल के तौर पे हम फिर इधर से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, अगर वही जैसे आपने बोला 10 वर्कर नहीं है, तो फिर वो सारे शॉप तो फिर उसमें इंक्लूड नहीं होगी। ऑल्दो शॉप में वही काम हो रहा है, वही मैं वहाँ पे जो है वो उसको सर वो पीको का काम कर रहा है व्हाटएवर जो भी, तो सर फिर हम ये 10 बंदों से आइडेंटिफ़ाई करेंगे। जी, आप ये देखेंगे कि 10 से कम हैं तो एटलीस्ट फैक्ट्री नहीं है।
लेकिन वो चूंकि वहां पर हाँ, वो रिटेल, शॉप हो ठीक है, सकती है कुछ भी हो सकता है, बट हाँ फैक्ट्री नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि वहां पर रिटेल बिजनेस हो रहा है तो वो शॉप होगी। अब शॉप की प्रॉपर डेफिनेशन कहाँ है, जो आप लोगों के साथ शेयर किया ना, ये शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 सिंध का, इसमें शॉप की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को पढ़ लें। अभी इवनिंग में मैं वही एक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसकी वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा, वरना जब हम अगले वीक हम पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट वीक या जब भी होता है हम पढ़ेंगे, उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं पहले इन चीज़ों को क्लियर करना है कि फैक्ट्री क्या है, शॉप क्या है। अब जब पीको की दुकान के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो 10 वर्कर से कम है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ फैक्ट्री, बट इट्स डेफिनेटली अ शॉप। ठीक है, आप उसकी जो सर्विस वो करके दे रहे हैं, प्रोसेस करके दे रहे हैं, उसके आप पैसे चार्ज कर रहे हैं और आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो शॉप डेफिनेटली होगी। अभी इमीडिएटली मैं फाइल खोल नहीं सकता, वरना मैं भी शॉप की डेफिनेशन भी उधर से दिखा देता। तो काइंडली डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ, उसे आप देख लीजिएगा। अच्छा, कोई और डेफिनेशन जो रहती है, वो डे भी कवर कर लिया था हमने। मशीनरी की डेफिनेशन भी क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल में एक्ट बहुत बड़ा है, तो इसलिए डेफिनेशंस क्लियर हो तो हमें बार बार वापस ना आना पड़े। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अलावा ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री। अच्छा, अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री और एक कुछ होगा मैनेजर। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री के हवाले से हम ये बात करेंगे कि वो शख्स जिसके पास कंप्लीट कंट्रोल है फैक्ट्री के हवाले से। मैनेजर्स होते हैं आमतौर पर, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स को जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनके हवाले से कंट्रोल होता है। हायरिंग फायरिंग का होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवॉर्ड करना है, सप्लायर कौन होगा, ठीक है, टेक्निकल इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो मैनेजर्स के पास नहीं होता। मतलब किसे सेल करना है, नई बिल्डिंग खरीदनी है नहीं खरीदनी है, इस बिल्डिंग को सेल, अगला फ्लोर बनाना है नहीं बनाना है, मैनेजर के पास है, पावर नहीं थी। ऑक्यूपायर जैसे आप अगर सेठ कंपनी की बात करें तो सेठ साहब की मर्जी है, एक्वापायर कह लें, या उसने किसी को ऑथराइज किया हुआ है, उससे आप एक्वापायर कह लें। क्योंकि आगे जो रूल्स हैं उसमें एक्वापायर और मैनेजर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए एक्वापायर की डेफिनेशन यहाँ क्लियर कर दी है। पावर की बात है, पावर में बस ये कि किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल हो रही हो, ह्यूमन इस्तेमाल नहीं हो रही हो, तो इसलिए हाथ से जो कढ़ाई हो रही होगी, हाथ की जो कढ़ाई है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पावर के बगैर फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। वीक की डेफिनेशन ही मुझे याद आ रही है, हम देख चुके हैं कि मिडनाइट सैटरडे नाइट से शुरू होगा वीक। अच्छा, वर्कर की डेफिनेशन देख ली थी, ये एक डेफिनेशन है। इन एस्पेक्ट को जरा सा हम देख लें। इसमें दो चीजें हैं, एक है रिले और एक है शिफ्ट। ठीक है, रिले और शिफ्ट, इन डेफिनेशन को जरा सा हम क्लियर करें। देखिए, शिफ्ट के हवाले से अ, अगर हम बात करें तो हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है वो याद है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, टाइम के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि अलग अलग टाइमिंग्स पे वर्कर्स का सेट काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। सेट्स ऑफ वर्कर वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे, मॉर्निंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीरियड है जिसमें वो काम हो रहा है और डिफरेंट वर्कर हैं, ऐसा नहीं कि जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जो वर्कर काम कर रहा है वही वर्कर इवनिंग शिफ्ट में भी काम करेगा, नो, शिफ्ट्स अलग अलग होंगी। मतलब जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को आप बोलेंगे शिफ्ट, और वो जो पूरा सेट ऑफ वर्कर है, मतलब 10 वर्कर्स हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि 10 के बगैर तो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी, इन 10 वर्कर्स को आप रिले बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ इस चीज को, क्लॉज एम को समझने के लिए, आपकी क्लास को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो पहली जो शिफ्ट हो, पहली जो क्लास होगी, सेक्शन होगा, उसकी क्लास हम शुरू करेंगे सुबह 9 बजे और दूसरी की क्लास हम शुरू करेंगे 10 बजे। तो 9 बजे जो स्टूडेंट्स आएंगे वो पहली शिफ्ट कहलाएगी, और 10 बजे जो स्टूडेंट्स आएंगे वो दूसरी शिफ्ट कहलाएगी टाइम पीरियड के लिहाज से। ठीक है, और पहली शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें आप बोलेंगे कि ये फर्स्ट रिले है, और सेकंड में आएंगे वो सेकंड रिले है। वर्कर्स का जो ग्रुप है उसे आप रिले बोल रहे हैं, और जो टाइम पीरियड है उसे आप शिफ्ट बोल रहे हैं। शिफ्ट और रिले के हवाले से कभी भी कंफ्यूजन हो तो शिफ्ट को आप मिक्स कर देगा कि नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट, तो ये टाइम पीरियड है, और रिले इज द सेट ऑफ वर्कर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली इसको डिस्कस कर लें शिफ्ट और रिले के हवाले से, फिर यहाँ पर डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद फिर हम इसको सेक्शन 3 को क्विकली देखते हैं, रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। अब जो डे है, डे हमारा शुरू कब से होगा? हमने क्या पढ़ा था ऊपर? जो डे की डेफिनेशन थी, डे की डेफिनेशन थी कि 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डे कब से शुरू हो रहा है, आपकी घड़ी में जो टाइम है उसके लिहाज से, मेरी घड़ी के टाइम के लिहाज से, किस टाइम के लिहाज से। तो इन्होंने रेफरेंस टू टाइम बता दिया। अच्छा, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, जो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे। पाकिस्तान का टाइम अगर हम डे लाइट सेविंग इस्तेमाल ना करें तो 5 घंटे आगे ही होता है। तो बसीज अमेरिका, यहाँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की टर्म इस्तेमाल नहीं की गई है, यहाँ पर GMT से लिंक किया गया। ठीक, तो ये टाइम है। अब मेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, फैक्ट्री की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, वो घड़ी खराब है, क्योंकि ये मसाइल होते हैं आमतौर पर शिफ्ट्स में, या जब ओवर टाइम की पेमेंट होती है, घड़ी रुक गई, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, या जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, कार्ड पंच हो रहे हैं, टाइम आगे पीछे हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें आवर्स की कैलकुलेशन इन बेसिस पर होगी। अच्छा, फिलहाल हम इसे यहीं तक रखते हैं। अब इस वक्त आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग अपने LMS ज्वाइन कीजिए, LMS में साइन इन करें, वहाँ पर एक क्विज आया हुआ होगा, उसे काइंडली अटेम्प्ट कर लें। ये क्विज सिर्फ 5 मिनट के लिए ओपन है, 10:21 हो रहे हैं, 10:21 पर मैंने ओपन कर दिया और ये 10:25 तक रहेगा। मैचिंग का एस्पेक्ट है, 3 चीजें मैच करनी है आपको, बहुत आसान है, इन्हें मैच करके फिर यहाँ वापस आ जाएं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, हम रिज्यूम करते हैं इसे। अच्छा, देखिए हमने सेक्शन 3 तक हमने डिस्कस किया था, और इस वक्त मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 2 मिनट है, कोई भी टॉपिक हम डिस्कस कर नहीं सकेंगे। तो इस वक्त मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ और नया लिंक आप लोगों से बस अभी विद इन अ मिनट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अगेन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूँ इस आखिरी मिनट में कि जो क्विज आप लोगों से शेयर किया है, इसका ताल्लुक मार्किंग से नहीं है, जस्ट एन अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट हु हैव अटेंडेड द सेशन और नॉट। ठीक, मार्क्स के हवाले से कोई जिसमें वो बाकायदा, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम 2 दिन पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका क्विज है वो, और किस जगह से क्विज आएगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इस चीज़ को कम से कम अगले 1-2 सेशंस, नॉट टुडे, अगले वीक या फ्राइडे अगर हम क्लास लेते हैं तो उसमें मैं ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करूँगा। ठीक है, मैं फिलहाल मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ द नेक्स्ट सेशन सून।